नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पीछे वाला चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें जो जो प्रॉब्लम्स है और जो जो स्ट्रेटजीज हमने अपनाई है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। देन थर्ड टॉपिक है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी सुना होगा तुम लोगों ने। और लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। अब जो मेन चैप्टर है ना वो 3.2 से शुरू होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। उससे पहले बहुत सारी जनरल बातें बताई हुई है कि कैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में नॉलेज देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसको एक बार। देखो 4-5 पॉइंट तो मिलेंगे इंपॉर्टेंट। You have learned about human reproductive system and its functions in chapter 2. हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है वो जानना है हमें। The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. Reproductive health का मतलब क्या है कि जो reproductive organ है वो healthy होने चाहिए और अपने functions को normally perform करते हैं, ठीक है। तो reproductive health का मतलब क्या है कि सारे reproductive organ healthy हो और normally अपने functions perform करते हैं, कोई भी abnormality ना हो उसके अंदर। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन हमें नहीं मान के चलनी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये तो है ही कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी होने चाहिए और नॉर्मली फंक्शन करते हो, पर उसके साथ साथ हमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी कंसीडर करना है। According to the WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल हो। तो WHO ने क्या कहा, रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो नॉर्मली काम करते हो। उनके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपको फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल एंड साथ में सोशल सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर करने हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें फिजिकल फैक्टर भी देखने हैं, हमें बिहेवियरल फैक्टर भी देखने हैं, हमें सोशल और इमोशनल फैक्टर भी देखने हैं, ठीक है। तो WHO ने क्या कहा है कि रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग आप देखेंगे, पहला इमोशनल, दूसरा सोशल, तीसरा बिहेवियरल और फोर्थ फिजिकल। ये सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़ेंगे और ये सारे जिस इंसान में सही हैं उसको हम बोलेंगे कि वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. हम किस सोसाइटी को reproductively healthy बोलेंगे? जिस सोसाइटी के मेंबर्स फिजिकली उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है ना, इमोशनली भी वो ठीक है और बिहेवियरली भी वो ठीक है और साथ में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? कि पहली बात तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन ही क्यों करनी है और दूसरा अगर मेंटेन करनी है तो कैसे मेंटेन करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तो इम्पोर्टेंट बात सिर्फ क्या है इस पैराग्राफ में कि WHO ने जो डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो है ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आपको फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, पर्सन की मेंटल हेल्थ भी यानी इमोशनल और सोशल एंड साथ में बिहेवियर, ये सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर करने होंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है और उसके लिए हमने जो भी स्ट्रेटजीज अपनाई हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। India was amongst the first countries in world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हमने एक सोशल गोल मान लिया, ठीक है। और वो मानने वाली इंडिया जो है वो जितनी भी कंट्रीज थी उनमें से इंडिया भी एक है ना। सबसे
पहले जिन कंट्रीज ने ऐसे सोचा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सोशल इशू है, उनमें से इंडिया भी एक है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स शुरू किए। These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने सबसे पहले चलाया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या चलाया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने कब चलाया? 1951 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने कब चलाया? 1951 में, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब आरसीएच प्रोग्राम्स के अंडर हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स। देखो, सबसे पहले तो हमने चला दिया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये तो कब चलाया? 1951 में। इसके बाद और भी इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स हमने चलाए जिन्होंने रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को और ज्यादा कवरेज दिया कि और ज्यादा इश्यूज को हम कवर करेंगे। और वो सारे जो ऑपरेशंस है वो चल रहे हैं अंडर आरसीएच। किसके अंडर चल रहे हैं? आरसीएच। आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें लगा कि हाँ ये एक सोशल इश्यूज है, और ऐसा सोचने वाली जो फर्स्ट कंट्रीज थी उनमें से हम भी एक थे। फिर इसको ध्यान में रखते हुए हमने 1951 में चलाया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या चलाया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, ठीक है। अब उसके बाद हमने सोचा कि भाई ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में तो हमने थोड़े ही इशू कंसिडर किए थे, अब हमें और भी बहुत ज्यादा इशू कंसिडर करने रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फिर हमने क्या किया कि अब हम जितने भी प्रोग्राम चलाएंगे वो सारे प्रोग्राम काम करेंगे अंडर आरसीएच। आरसीएच मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। मतलब कि अगर हम मदर की केयर कर रहे हैं तो मदर की केयर पार्चुरेशन से पहले भी करनी और पार्चुरेशन के बाद भी करनी, और पार्चुरेशन के बाद जो बच्चा पैदा हो गया उसकी भी केयर करनी है, ठीक है। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. अब ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसमें हमारे लिए टास्क क्या क्या है ना, क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, पहला तो कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है ना। लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, तो पहला टास्क तो क्या है? अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में। दूसरा, फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो तीन मेजर इश्यूज बता दिए यहाँ पे। एक तो लोगों के बीच में हमें अवेयरनेस फैलाना है, दूसरा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। मेजर इश्यूज हैं। With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies. अब non-governmental agencies क्या होती हैं? NGOs। क्या होते हैं? NGOs, ठीक है। और गवर्नमेंटल एजेंसीज और साथ में ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? Have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect. जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, उसके लिए अगर हमें अवेयरनेस फैलानी है तो हम किस किस का सहारा ले रहे हैं? ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया। साथ में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Dissemination मतलब फैलाना, है ना। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको फैलाने में पेरेंट्स का, टीचर्स का, रिलेटिव्स का, इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. कुछ नहीं है ना इस लाइन में, तो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है उसके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, कोई भी मिथ ना जाए, तो इसके लिए हमें स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन एक टॉपिक डाल देना चाहिए, ठीक है। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, STD, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. जो भी बच्चा adolescent age में आ रहा है उसको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो AIDS हो चाहे STD हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए।
Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child, etc., would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. अब क्या था, पहले के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, क्योंकि उनको ना तो पता था कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है ना, उनको चाइल्ड केयर कैसे करनी है वो नहीं पता था पहले के टाइम में, मदर की केयर कैसे करनी है प्रेगनेंसी के बाद वो नहीं पता था। तो ये सारी चीजें आज हमें सोसाइटी में बताने की जरूरत है ना, इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी होगी। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ये जो पूरा पैराग्राफ था इसमें बहुत कॉमन सी बातें, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे पेपर में आ सकता है। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का गोल अचीव कर लें तो उसके लिए क्या है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे जो डॉक्टर्स नर्सेज जो भी काम कर रहे हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट होने चाहिए, और ये काम करने के लिए उनको जो भी मटीरियल की जरूरत है वो मटीरियल भी उनको अवेलेबल होना चाहिए। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortions, contraception, menstrual problem, infertility, etc. अगर ये सारी फैसिलिटीज होंगी कि जैसे गांव-गांव में हॉस्पिटल हो तो जिस भी इंसान को दिक्कत आ रही है वो वहाँ पे जाके, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, तो वो वहाँ जाके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniosynthesis, अब ये important आ गया यहाँ पे, for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization etc. are some programs that merit mention in this connection। अब नाम आया है किसका, एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम आया है, एमनियोसेंटेसिस। देखो जब हमने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में क्या था, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। लेयर का नाम क्या था, ट्रोफोब्लास्ट, और सेंटर में प्रेजेंट थे यहाँ पे इनर सेल मास, यहाँ पे प्रेजेंट थे इनर सेल मास। फिर हमने देखा था जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ही आगे जाके बना रही थी एमनियो, 4 लेयर, जिसमें से एक लेयर थी एमनियो, एक लेयर थी एमनियोन। अब एमनियोन जो है उसके अंदर प्रेजेंट था एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोन के अंदर प्रेजेंट था एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एमनियोन में प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड, क्या प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब डॉक्टर्स पता है क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भाई बेबी में कोई बीमारी हो, है ना, कोई भी मतलब ऐसी बीमारी हो जो उसको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, या कोई भी म्यूटेशन वगैरह की वजह से उसमें कोई डिजीज है जिसकी वजह से हो सकता है आगे उसका जिंदा रह पाना पॉसिबल ना हो, तो वो चेक करने के लिए डॉक्टर्स निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं ना तो यहाँ से बेबी का सेक्स भी पता चल जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। हाँ, जब वो विमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने निकाली एमनियोटिक फ्लूइड। निकाली तो क्यों थी, ताकि बच्चे में कोई बीमारी वगैरह हो उसको चेक करने के लिए, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड निकाली। पर लोगों ने क्या किया, इसका इस्तेमाल कर लिया बेबी का सेक्स पता करने के लिए कि बेबी मेल है या फीमेल, है ना, और अगर वो बेबी फीमेल होता तो उसको मार देते थे भाई, अबॉर्ट कर देते थे, जिसको हम बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। क्या बोलते हैं, फीमेल फीटिसाइड। तो आज के टाइम पे जो फीमेल फीटिसाइड है वो बैन कर दिया गया। फीमेल फीटिसाइड को बैन क्यों किया गया, क्योंकि इसको यूज तो इसलिए किया जाता था ताकि अगर कोई भी बीमारी है उसका पता कर सके बच्चे में, है ना, लेकिन फिर लोगों ने इसका यूज किया टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द फीटस, है ना, फीटस। अगर फीमेल होता तो उसको अबॉर्ट करा देते थे, फीमेल फीटिसाइड करा देते थे। तो आज के टाइम पे एमनियोसेंटेसिस लीगल नहीं है, बैन नहीं है। For sex determination to legally check increasing menace
of female feticides, massive child immunization etc. are सब। अच्छा, और दूसरा क्या कर रहे हैं हमने पहला तो किया कि एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। पहला स्टेप तो क्या लिया, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया। दूसरा स्टेप हमने क्या लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कि हम बहुत ज्यादा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम सबको इंजेक्शन लगे हैं ना, बहुत सारे पोलियो वगैरह के बहुत सारे इंजेक्शन लगे। तो वो क्यों लगे, ताकि हमें इम्यूनिटी मिल सके। तो अब तक जो मेजर दो स्टेप्स हमने उठाए हैं, एक तो है एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया, दूसरा हम बहुत ज्यादा करा रहे हैं अब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells. Amniotic fluid हम क्यों निकालते थे, ताकि जो fetus के cells हैं उनको एनालाइज कर सके, उन cells में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम निकालते थे। And dissolved substances, अच्छा एमनियोसेंटेसिस में हमने जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला है उसमें हम दो चीजों को चेक करते हैं। कितनी चीजों को, दो चीजों को, एक तो फीटस के सेल और साथ में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब हमने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला तो कितनी चीजें चेक करनी है, दो। एक तो चेक करना है फीटल सेल्स, एक तो चेक करना है फीटल सेल्स और दूसरा चेक करने उसके साथ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे ये ना अभी हम जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सारे डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। कई बच्चे को ये सारी बीमारियां तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हमने निकाला था उसका एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें हमने अब भी होता है जो ये चेक होती है और ये नहीं, अब एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया गया। ठीक है, लीगल नहीं है ये। तो हम एमनियोसेंटेसिस क्यों करते थे, ताकि बच्चे में पता चल जाए कि कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी चेक करने के लिए हम करते थे एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स और टू इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। जो भी हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हमारे गोल हैं वो अचीव करने के लिए गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, और साथ में हम क्या नए स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में भी ये मिलके सोच रहे हैं, गवर्नमेंटल भी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है, नहीं, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व है। Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by scientists at CDRI, which is in Lucknow, that is Central Drug Research Institute। देखो, पहले तो तुम्हें ना कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब समझना होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो लेगी कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या लेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव। हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक, मतलब जिससे विमेन प्रेग्नेंट ना हो। विमेन प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए इसको क्या लेना होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव कई टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ बात हुई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, मतलब पिल्स ली जाएंगी, है ना, गोलियां ली जाएंगी। क्या है उस पिल का नाम, सहेली। और ये जो सहेली है ये डेवलप किया गया था एट CDRI, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सहेली कहाँ पे डेवलप किया गया, CDRI में। CDRI कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में, इंडिया के अंदर। और फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहेली है क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कैसे लेनी है वो आगे आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो क्या लेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव लेगी। सहेली है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव कहाँ पे डेवलप हुई, CDRI में। कहाँ पे डेवलप हुई, CDRI में। CDRI कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society। हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ गई है। हमें कैसे पता चलेगा, पहला कि सब लोगों में जो भी सेक्स रिलेटेड मैटर है उसके रिगार्डिंग सब अवेयर है। ठीक है, पहला क्या है कि सेक्स रिलेटेड मैटर से सब अवेयर है। दूसरा,
इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, कि जितनी भी डिलीवरीज हैं उनका नंबर बढ़ गया, जो मेडिकल में जो डिलीवरीज हो रही है ना, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं, उनका नंबर अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की बढ़ गई है। दूसरा, बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद बच्चे को भी अच्छी केयर मिल रही है और मदर को भी अच्छी केयर मिल रही है, तो हम कहेंगे हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ गई है। नेक्स्ट क्या है, अगर बच्चे की और मदर की दोनों की केयर अच्छी होगी प्रेगनेंसी के बाद, तो फिर इससे क्या होगा, मदर के डेथ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ती है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों घटते हैं, दोनों घटेंगे, कम हो जाएंगे। देखो, एक तो है हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है नश्वरता, मोर्टेलिटी मतलब नश्वरता, मतलब मरना, है ना। तो अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है मतलब मदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम, मदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम है। अगर हमने हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधार ली तो मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, यानी मदर की डेथ अब कम होगी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर बच्चे को भी जन्म के बाद अच्छी केयर मिल रही है तो उससे बच्चे की डेथ भी कम होगी हमारी सोसाइटी में, तो उससे हमारी सोसाइटी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाए। ठीक है, तो हम बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों दे रहे हैं, ताकि मदर की डेथ भी कम हो और बच्चे की डेथ भी कम हो, जिससे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो। इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। अगर बहुत सारे ऐसे कपल हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना, ज्यादातर कपल क्या है, या तो उनका एक बच्चा होगा या मैक्सिमम 2 बच्चे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधर रही है, अच्छी हो रही है ना। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज। अगर किसी को एसटीडी है मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो पहली बात तो आप उसको डिटेक्ट करो कि इसको बीमारी है या नहीं, और अगर डिटेक्ट हो गई तो फिर उसका बेटर क्योर ढूंढो, है ना, अच्छे से उसको ठीक करो। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, और साथ में अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ गई है तो हम कहेंगे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की अच्छी है। ठीक है, बहुत बेसिक बातें थी। यहाँ पे मेन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, IMR और MMR। IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी तो MMR भी कम होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से पढ़ना। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, हम चाह रहे हैं कि हम उसको स्टेबलाइज कर दें, और साथ में अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए करना पड़ेगा बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी and all round development in various fields significantly improved the quality of life of the people। जितनी भी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो उसकी वजह से लोग मरने कम हो गए, लोग मरने कम हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, और साथ में बच्चे भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। लोग मर कम क्यों रहे, पहले क्या था कि इन्फेंट्स की भी ज्यादा डेथ होती थी और मदर्स की भी ज्यादा डेथ होती थी, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन कम थी। अब हमने फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करा दी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, बढ़ गई। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population। Health conditions अब अच्छी हो गई, better facilities मिल गई है लोगों को, जिसकी वजह से population में एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होंगी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज अराउंड 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन, अगर तुम्हें बिलियन से मिलियन में जाना तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। ये बिलियन मिलियन का ध्यान रखना, स्टेटमेंट में आते ही ये क्वेश्चन, ठीक है। बिलियन से मिलियन में जाना तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो बिलियन से मिलियन में, हाँ बिलियन तो पहले बड़ा नंबर है, आप फिर 2 बिलियन से मिलियन में जा रहे हो ना, 2000 मिलियन मिलके 2 बिलियन बना रहे हैं। हाँ, तो आपने कहा कि बिलियन में, जैसे अगर मैं बोलूं 100,000 तो 100,000 का मतलब क्या है, 100,000 का मतलब क्या है, 1 लाख। हाँ, तो 1000 छोटी टर्म है तो उसके आगे 100 लगाया तब 1 लाख बना ना, तो जब तुम 2000 मिलियन लेके चलोगे तब बनेगा 2 बिलियन।
नहीं समझ रहे? हो गया। तो क्या बोला गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 1900 में लगभग कितनी थी? 2 बिलियन। 2 बिलियन। कितनी थी? 2 बिलियन। अगर मिलियन में बात करें तो वो थी 2000 मिलियन। ठीक है, अब ये 2000 में जाके हो गई थी 6 बिलियन। कितनी हो गई थी? 6 बिलियन एंड 7.2 बिलियन इन 2011। 7.2 बिलियन हो गई थी कब? 2011 में। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं और सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सारे बोलो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। 2 बिलियन या 2 मिलियन, 2000 मिलियन, 2 बिलियन या 2000 मिलियन। उसके बाद 1900 के बाद देखेंगे 2000 में। 2000 में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन। 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन। उसके बाद 2011 में कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। 7.2 बिलियन। 2011 में होगी 7.2 बिलियन। ये इंडिया की बात नहीं चल रही है, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है। ठीक है, a similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, लगभग 1947 के पास हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन। कितनी थी? 350 मिलियन थी और ये पहुंच गई थी 2000 में लगभग 1 बिलियन। 2000 में कितनी हो गई थी? लगभग 1 बिलियन हो गई थी। उसके बाद एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। हमारी कंट्री में क्या किया जाता है? हर 10 साल बाद ना पॉपुलेशन काउंट किया जाता है ना, सेंसस रिपोर्ट आती है। तो 2000 के बाद 2011 में चेक किया गया और 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गई थी। सेंसस कब हुआ था? मई 2011 में। कब हुआ था? मई 2011 में। तो हमने क्या देखा? वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन 1990 कितनी थी? 2 बिलियन। 2 बिलियन। कितनी थी? 2 बिलियन। तुम कितना भी मना कर लो पर पेपर में तुम सारा डाटा भूल जाओगे। 1900। हाँ, 1900 में कितनी थी? 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन या 2000 मिलियन। उसके बाद हमने चेक किया था 2000 में। 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई थी और उसके बाद 2011 में कितनी हो गई थी? 7.2 बिलियन। फिर इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1947 के आसपास कितनी थी? 350 मिलियन। 350 मिलियन। फिर जब 2000 में चेक किया तो 2000 में क्रॉस कर गई थी 1 बिलियन को, क्रॉस कर गई थी 1 बिलियन को। फिर 2011 में जब सेंसस रिपोर्ट आई तो 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गई थी इंडिया की पॉपुलेशन। A rapid decline in death rate. अब जो डेथ रेट है मदर का और इन्फेंट का वो बढ़ गया है या कम हो गया है? कम हो गया है। तो जो डेथ रेट है वो कम हो गया है किस किस का? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मदर की डेथ भी अब कम हो रही है और बच्चों की डेथ भी कम हो रही है, इन्फेंट्स की भी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट